नमस्कार दोस्तों, अभी तक अपन फर्स्ट लेवल के अंतर्गत अपन ने सारे क्वेश्चनों को हल कर चुके हैं। अब हम सीधे सीधे पर्यावरण अध्ययन शिक्षण विधियों के प्रश्नों को हल करेंगे कि कौन कौन से पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न हैं जो आप लोगों ने सही किए हैं, उसका सही आंसर क्या है उस पर अपन चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न 111वां, प्राथमिक स्तर के लिए विज्ञान शिक्षण का अधिगम क्षेत्र है। जो हमारा कक्षा 1 से 8 तक जो स्तर है प्राथमिक स्तर, उसमें विज्ञान शिक्षण या पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का अधिगम क्षेत्र लर्निंग क्षेत्र क्या है। पहला है अपने भौतिक परिवेश से अंतःक्रिया कर स्वयं तथा परिवेश की भलाई के बारे में जागरूक होना। सेकंड है अपने परिवेश के सजीव जगत में जानकारी प्राप्त कर वर्गीकरण करना या निष्कर्ष निकालना। तीसरा है प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानना, संसाधनों के महत्व को समझना एवं उनके संरक्षण के प्रति जागरूक होना और उपयुक्त में से सभी। देखो यहाँ तीनों जो ऑप्शन देखते हैं, तीनों ऑप्शन की प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का अधिगम क्षेत्र, यहाँ बिल्कुल सही बात, तीनों ही राइट आ रहे हैं। ऑप्शन तो हमारा डी सही हो गया है। कैसे है कि अपने भौतिक जगत में अंतःक्रिया है ना, अंतःक्रिया विद्यार्थी या मनुष्य और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया करनी है कि अंतःक्रिया कर स्वयं अपने परिवेश के भलाई के बारे में जागरूक हुआ, कि विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण के प्रति जागरूक होवे और अपने भलाई की बात करे। सेकंड, अपने परिवेश की जगत सजीव जगत के बारे में जानकारी कर वर्गीकरण करना, कि वह सजीव जगत में जितने भी सजीव जगत के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका वर्गीकरण की बात करेगा और उसको निष्कर्ष निकालने की बात करेगा। वो प्राकृतिक संसाधन, जितने भी प्राकृतिक संसाधन, नदी, झील, पहाड़, नदियां, पेड़ पौधे, खनिज, लवण, इन सब की जानकारी को जानना, संसाधनों के महत्व को समझना और उनको संरक्षित करने की बात करना, ये सब कार्य प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को विद्यालय में सिखाए जाते हैं। तो इनका अधिगम क्षेत्र हमारा डी ऑप्शन हो गया कि प्राथमिक स्तर विज्ञान शिक्षण का अंतःक्रिया क्षेत्र या अधिगम क्षेत्र क्या है, तो उपयुक्त सभी। सेकंड प्रश्न है 112वां, सर्वश्रेष्ठ अधिगम शिक्षण वह है जिसमें सर्वश्रेष्ठ, बहुत अच्छा प्रश्न है कि कौन सा मेथड, शिक्षण मेथड सर्वश्रेष्ठ होता है जिसमें बहुत सारी क्रिया हो, बिल्कुल होनी चाहिए, बहुत सारी क्रिया होना बहुत जरूरी है। फिर बहुत सी शिक्षण सामग्री को, बिल्कुल सही बात है कि जब भी हम शिक्षण करावें तब शिक्षण विधियों में बहुत सारी शिक्षण सामग्री हो, विद्यार्थी पर आधारित क्रियाएं अधिक हो, यह भी जरूरी है, और बहुत से प्रश्न हो। देखो ऑप्शन यहाँ चारों ही या उत्तर चारों ही राइट समझ में आ रहे हैं कि राइट लग रहे हैं, लेकिन हमको निकालना है सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि वह है जिसमें सबसे ज्यादा विद्यार्थी पर आधारित क्रियाएं अधिक हो। याद रखना, हमारा उच्च प्राथमिक तक की विद्यालयों में की बात करें या प्रारंभिक क्षेत्र की बात करें, वहां पर शिक्षक अगर ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी क्रिया को ज्यादा कराएगा तो वहां अधिगम ज्यादा प्रभावी होगा, विद्यार्थी ज्यादा सीख पाएंगे। तो यहाँ सर्वश्रेष्ठ शिक्षण कब सही होगा, जहां शिक्षक द्वारा विद्यार्थी पर क्रियाएं को अधिक से अधिक कराता है, तो वो आंसर सही निकलेगा। तीसरा है नैदानिक परख में ज्ञात किया जाता है। निदानात्मक जो परीक्षण होता है, उस नैदानिक परीक्षण में क्या ज्ञात किया जाता है। चार उत्तर आपके सामने हैं। विद्यार्थियों के लिए कठिनाई के क्षेत्र एवं उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटि, पहला उत्तर। दूसरा, विद्यार्थियों की गणितीय पृष्ठभूमि का अभाव। तीसरा, विद्यार्थियों की गणित के प्रति रुचि। और चौथा, विद्यार्थियों का पर्यावरणीय अध्ययन में ज्ञान। यहाँ पूछा है, सीधा प्रश्न पूछा है नैदानिक परख, है ना, नैदानिक परख जो है उसमें क्या ज्ञात किया जाता है, तो सीधा आंसर बता रहा है कि विद्यार्थियों के कठिनाई के क्षेत्र को जानना और उसकी त्रुटियों को जानना। तो ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन, नैदानिक परख में क्या ज्ञात किया जाए, विद्यार्थियों की कठिनाई क्षेत्र, उसको की जाने वाली त्रुटियों का अध्ययन किया जाता है, और त्रुटियों का अध्ययन करने के बाद उसका उपचार करना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114वां, पाठ योजना में प्रस्तावना का महत्व है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। जब आपने बीएड और एसटीसी की है, उस एसटीसी के अंतर्गत आपने दैनिक पाठ योजना बनाई होगी और दैनिक पाठ योजना के अंतर्गत आपने प्रस्तावना प्रारंभ की होगी। सबसे पहले अपन कोई भी प्रश्न पाठ चालू करते हैं उससे पहले हम प्रस्तावना करते हैं, और प्रस्तावना करते हैं तो वह प्रस्तावना हमेशा हमारे
पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं कि पाठ योजना में प्रस्तावना का महत्व क्या है कि विद्यार्थियों की पूर्व ज्ञान की जांच करना, पाठ का विकास करना, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो उपयुक्त में से कोई तो नहीं तो है ही नहीं। यहाँ 3 ऑप्शन है, सीधा सा अर्थ है कि पूर्व ज्ञान की जांच करना। प्रस्तावना हमेशा पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। जब भी हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो हम जरूर उस पाठ को प्रारंभ करने से पहले प्रस्तावना करते हैं, किसी कविता से, किसी कहानी से, किसी श्लोक से कुछ प्रश्न पूछकर, ऐसी प्रस्तावना कर कर हम उस कंटेंट तक पहुंच जाते हैं। तो प्रस्तावना हमेशा पूर्व ज्ञान की जांच करने के लिए की जाती है। पाठ का विकास करने के लिए साथियों विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। जब भी आपने बीएड सीखी तब आपने विकासात्मक प्रश्न जरूर किए होंगे। वो विकासात्मक प्रश्न हम अपने पाठ का विकास करने के लिए इन प्रश्नों को पूछते हैं। तो आंसर हमारा 114 का हो गया है पूर्व ज्ञान की जांच करना। नेक्स्ट बड़ा प्रश्न है, समझने का प्रयास कीजिएगा कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित, या एक तो आ गया है खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु, खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक किसका चुनाव करेगा। विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षता का विकास करना है, विद्यार्थी बहुत अच्छे से दक्ष निपुण हो सके, उसका डेवलपमेंट कर सके, उसके लिए शिक्षक किसका चुनाव करेगा। ऑप्शन आपके सामने, पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा। क्या पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय में शिक्षक द्वारा पूरा कर देने से क्या विद्यार्थी में खोज की दक्षता का विकास किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन है, एक ऐसी पाठ पुस्तक या वस्तु को विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, कि ऐसी कंटेंट हो जो विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण हो, क्या इसका चुनाव करेगा। तीसरा, ऐसी पाठ्य वस्तु जिसमें अधिकांश विद्यार्थी पसंद करते हो, मतलब ऐसा सिलेबस ही हो जो अधिकांश विद्यार्थी पसंद करते हो, ऐसा ही चुनाव शिक्षक द्वारा किया जावे। या ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हो। यहाँ देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, आंसर हमको ढूंढना है कि विद्यार्थी में खोज दक्षता का विकास करना है तो शिक्षक क्या करे। आपने ऑप्शन देखेंगे उसमें सर्वश्रेष्ठ हमको ऑप्शन डी का मिलता है कि ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी हो। अगर दैनिक जीवन से जुड़ी कोई कंटेंट पढ़ाएंगे तो विद्यार्थी 100% उस समस्या को समाधान करने के लिए खोज करेगा। अगर उसने जैसे खोज की 100% उसमें दक्षता का विकास होने लग जाएगा। तो 115 प्रश्न का आंसर हो गया ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हो। ऐसी समस्या अगर विद्यार्थी के सामने शिक्षक द्वारा रखी जाएगी तो 100% विद्यार्थी उस समस्या का समाधान करने के लिए खोज करेगा, उस समस्या का समाधान कर पाएगा। तो 115 प्रश्न का आंसर हो गया है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। सीसीई बहुत अच्छा प्रश्न है, सीसीई पर आया है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है, क्यों नीड है इसके लिए। कि परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु सतत व्यापक मूल्यांकन आया। उससे पहले भी परीक्षा प्रणाली हुआ करती थी और अभी भी है, लेकिन परीक्षा प्रणाली को महत्व देने के लिए सतत व्यापक मूल्यांकन किया जाना चाहिए, यह ऐसा प्रश्न पूछता है। देखते हैं आगे, विद्यार्थियों ने कितना नहीं सीखा उसको जानने के लिए, विद्यार्थियों की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, या निरंतर मूल्यांकन होते रहने से विद्यार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। यहां प्रश्न पूछ रहा है सतत और व्यापक रोजाना विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना है, प्रतिदिन करना है, हर सप्ताह करना है, हर मास महीने में करना है। अगर रोज शिक्षक द्वारा व्यापक रूप से मूल्यांकन विद्यार्थियों को किया जाएगा, वो परीक्षा हर रोज ली जाएगी, तो विद्यार्थियों में जो भय होता है एग्जाम के प्रति, परीक्षा के प्रति कि कल मेरी परीक्षा है, वो डरा सा रहता है, वो भय रहता है, वो भय उसका खत्म किया जा सकता है। तो यहाँ विद्यार्थियों का अगर बार बार मूल्यांकन, सतत व्यापक मूल्यांकन किया गया तो विद्यार्थी में जो परीक्षा संबंधी जो अनावश्यक भय होता है वो भय को हम समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ सतत व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है कि निरंतर मूल्यांकन करते रहने से विद्यार्थियों में जो परीक्षा संबंधी जो अनावश्यक भय होता है उसको दूर किया जा सकता है। आप लोग भी तो यही कर रहे हैं। अभी आप हमारे संस्कृत समृद्धि ऐप पर आपने टेस्ट दिया और टेस्ट के बाद उसका हल कर रहे हैं। तो यहाँ बार बार टेस्ट देने से, मॉडल टेस्ट पेपर करने से उस समय जब एग्जाम में जो पेपर आता है उसमें हमको डर नहीं लगता, क्योंकि आप
पहले से ही रोजाना सतत रूप से व्यापक रूप से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां जाकर भी आपको उन 150 प्रश्नों पर परेशानी नहीं होती है, न उसका भय रहता है। तो रेगुलर अगर प्रयास किया गया तो परीक्षा संबंधी कोई भय नहीं रहेगा। 170वां प्रश्न है, कक्षा 1 से 5 प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के स्तर के लिए पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से उपयुक्त क्या है, कि क्या किया जाए कक्षा 1 से 5 के लिए पर्यावरण शिक्षा के संबंध में क्या किया जाना चाहिए। प्रश्न आंसर इसका, पर्यावरण नीतियों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए, कि पर्यावरण के बारे में शिक्षा दी जाए, पर्यावरण के संवर्धन के लिए शिक्षा करी जाए, या पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा दी जाए। यहाँ देखो साथियों, प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है। कक्षा 1 से 5 छोटे से बच्चे हैं, उन बच्चों को क्या कराया जाए, उन बच्चों के साथ क्या ऐसा कराया जाए जिससे उनके अंदर पर्यावरणीय शिक्षा मजबूत हो सके, सुदृढ़ हो सके। तो यहाँ है कि पर्यावरण नीतियों की शिक्षा दी जाए। पर्यावरण नीतियां तो बन चुकी है, लेकिन उन नीतियों की शिक्षा विद्यार्थियों को देने की आवश्यकता नहीं है। फिर पूछा पर्यावरण के बारे में शिक्षा, बिल्कुल सही बात है कि पर्यावरण के बारे में शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन उससे पहले बात करें कि पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा दी जाए, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा नहीं दी जाती। यहाँ ऑप्शन 2 बच गए हैं कि पर्यावरण के बारे में शिक्षा दी जाए या पर्यावरण के संवर्धन के लिए शिक्षा दी जाए। तो यहाँ वास्तविक अगर आंसर देखें तो पर्यावरण के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर पर्यावरण संवर्धन और संरक्षण के लिए शिक्षा दी गई तो 100% विद्यार्थी पर्यावरण के प्रति जागरूक हो पाएगा और पर्यावरण शिक्षा को बहुत अच्छा मजबूत बनाया जा सकता है। तो 170वें प्रश्न का आंसर हो गया है हमारा पर्यावरण के संदर्भ में शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 118, बहुत अच्छा प्रश्न है। मानव पाचन तंत्र का मॉडल, यहां आपको कॉमा करना है जिससे आप थोड़ा सा विराम कर पाएंगे, कि मानव पाचन तंत्र का मॉडल, अल्प विराम, मानव पाचन तंत्र पढ़ाने के लिए दिखाकर शिक्षक ने पढ़ाया तो शिक्षक द्वारा प्रस्तुत विधि का नाम क्या होना चाहिए। मतलब प्रश्न यूं कह रहा है कि शिक्षक ने अगर मानव पाचन तंत्र का मॉडल लाकर विद्यार्थी के सामने कक्षा में प्रदर्शित किया और प्रदर्शित करने से उसको दिखाकर अगर शिक्षक ने बहुत अच्छे ढंग से उस शिक्षण को प्रभावी बनाया तो वह विधि, वह मेथड क्या कहलाया, क्या हो सकता है। या है प्रदर्शन हो सकता है, प्रदर्शन विधि, या प्रयोग करना हो सकता है, अवलोकन करना हो सकता है, या अन्वेषण करना। यहाँ शिक्षक द्वारा अगर किया गया है, देखो अन्वेषण हमेशा विद्यार्थी द्वारा ज्यादा कराया जाता है, खोज वाला ज्यादा, अवलोकन विद्यार्थी करता है, प्रयोग भी विद्यार्थी द्वारा ही कराया जाता है। यहाँ पूछा है शिक्षक द्वारा, अगर शिक्षक द्वारा शिक्षक द्वारा मानव पाचन तंत्र का मॉडल दिखाया गया तो 100% वह विधि हमारी प्रदर्शन विधि कहलाएगी, कि प्रदर्शन विधि के द्वारा ही उसको अच्छे से सिखा दिया गया, अच्छे से मॉडल का प्रतिरूप दिखाया और विद्यार्थी को अधिगम कराया गया। तो 118 प्रश्न का आंसर हो गया मानव पाचन तंत्र का मॉडल शिक्षक द्वारा दिखाते हैं तो वह विधि हमारा प्रदर्शन विधि कहलाई। प्रश्न आया 119, सेकंड लास्ट प्रश्न, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक साधन है। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा परिभाषा संबंधित प्रश्न। साथियों गए वाले मॉडल टेस्ट पेपर में मैंने आपको बताया था कि एक परिभाषा संबंधी प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो आपके सामने एक परिभाषा फिर से आई है कि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक साधन है, कि शिक्षक किस तरीके से पढ़ाए, कि जब उसके हाथ में एक सिलेबस होगा, एक किताब होगी, तभी वह कक्षा को प्रभावी बना सकता है, वो कक्षा को पढ़ा सकता है, जिससे वह अपने विद्यालय में अपने उद्देश्य के अनुसार अपने विद्यार्थी को कोई भी रूप दे सकता है। शिक्षक एक ऐसा कलाकार है, एक ऐसा मदारी है जो अपने विद्यार्थियों को अपने अकॉर्डिंग सिखाता है। कहां पर सिखाता है? विद्यालय में सिखाता है। तो किसके माध्यम से सिखाता है? पाठ्यक्रम के माध्यम से सिखाता है। किसको सिखाता है? विद्यार्थी को सिखाता है। कौन सिखाता है? तो शिक्षक सिखाता है ना। ये बात समझ में आ गई। तो यह परिभाषा किस व्यक्ति ने दी है? या है हर्बर्ट ने दी है, कनिंघम ने दी है, फॉबेल ने दी है, या वाटर सी ने दी है। 4 ऑप्शन है, 4 आंसर है। अगर आपको सही पता है तब इस आंसर को आप निकाल पाएंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, अनेक एग्जाम में पूछी गई, सेकंड ग्रेड के एग्जामों में बहुत पूछी गई परिभाषा है। और इसका वास्तविक आंसर है हमारा कनिंघम।
कनिगम महोदय ने कहा है कि पाठ्यक्रम एक ऐसा साधन है जहां शिक्षक अपने स्टूडियो का मतलब हो गया विद्यालय में एक बहुत अच्छे कलाकार विद्यार्थी को तैयार करता है, विद्यार्थी को अच्छे से तैयार कर वो आगे नए भारत का निर्माण करता है। तो कनिगम महोदय ने कहा है कि पाठ्यक्रम के माध्यम से ही शिक्षक अपने विद्यालय में विद्यार्थियों को नया रूप दे सकता है। तो इसका आंसर हो गया हमारा कनिगम। नेक्स्ट है, फिर से एक प्रश्न आपके सामने उद्देश्यों से संबंधित आया है। साथियों, आपने बीएड एसटीसी की होगी, तब आपने 6 उद्देश्यों की जानकारी आपने प्राप्त की होगी। ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति। 6 उद्देश्यों में से एक प्रश्न आपके सामने आया है कि परिभाषा देना, लिखना, कथन देना आदि ज्ञानात्मक पक्ष के किस उद्देश्य को परिलक्षित करते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष के किस उद्देश्य को परिलक्षित। वैसे देखा जाए यहाँ पहले तो ये देखते रहते कि ज्ञानात्मक पक्ष के संबंध में हमारे यहाँ पर किसने दिया है पाठ्यक्रम उद्देश्य से संबंधित ज्ञानात्मक पक्ष ने किसने दिया है, तो ब्लूम महोदय ने दिया है ना, ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के संबंध में विशिष्ट उद्देश्य दिया है। वो ज्ञानात्मक पक्ष के संबंध में क्या परिभाषा देना, लिखना, कथन देना किस उद्देश्य को परिलक्षित करता है। ऑप्शन आपके सामने ज्ञान, अवबोध, कौशल और मूल्यांकन। यहां आंसर देखा जाए मूल्यांकन, कौशल, अवबोध न होकर ज्ञान से संबंधित है, नॉलेज से संबंधित है। आपने जब भी बीएड एसटीसी की होगी तब आपने 100% देखा होगा कि विद्यार्थी, आपने लिखा भी होगा कि कंटेंट से संबंधित विद्यार्थी इस टॉपिक या इस शीर्षक से संबंधित परिभाषा लिख पाएगा, परिभाषित कर पाएगा, प्रत्यास्मरण कर पाएगा या उसको समझ पाएगा। ये सब हमारा ज्ञान उद्देश्य से संबंधित आता है। तो यहाँ साथियों हमने 10 प्रश्न पर्यावरण अध्ययन के मेथड से संबंधित किए हैं। आप लोगों ने सही किए होंगे। आने वाले समय में भी आप बहुत अच्छे से इन प्रश्नों के माध्यम से तैयारी करें और अपना जो पद है राजकीय विद्यालय में उसको सुनिश्चित करें। इससे पहले वाले जो एक मॉडल था उसमें अगर आपको कहीं प्रश्नों से संबंधित कोई व्यवधान रहा हो, कोई गड़बड़ लगा हो, तो उसको आप अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी सुधार दीजिएगा। कहीं हो सकता है ह्यूमन एरर है जिससे कहीं गलत लिख दिया गया हो, गलत टाइप हो गया, गलत ऑप्शन दिया जा सकता है। यही आपको देखना है क्योंकि शिक्षण विधियों में कहीं के गड़बड़ियां हमको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दी जाने वाली रीट के एग्जाम में भी मिल सकती है। तो आप कोशिश करें सर्वश्रेष्ठ आंसर देने का प्रयास करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने यहाँ इस संस्कृत समृद्धि ऐप पर इन पेपर को किया और अच्छे ढंग से करने का प्रयास किया। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, चलिए फिर से आपका स्वागत है संस्कृत समृद्धि ऐप में। हम यहाँ पर फर्स्ट लेवल से संबंधित गणित शिक्षण विधियों के जो प्रश्न आपके मॉडल टेस्ट पेपर में आए हैं उनको आपने हल किए हैं। उन प्रश्नों को वास्तविक आंसर की ओर हल करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हमने किए हैं और इसका वास्तविक आंसर क्या रहा। आओ चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा गणित शिक्षण से संबंधित कि गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। याद रखना, एक ही शब्द है जो हमको कंफ्यूज कर रहा है। कभी कभी हमारा ध्यान उस पर जाता ही नहीं देना या देना। यहाँ पूछा है नहीं देना, मतलब जब भी आप गणित विषय पढ़ाएंगे उच्च प्राथमिक स्तर तक के विद्यालयों में कि गणित शिक्षण में शिक्षक को किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पहला है शिक्षक वर्ग की प्रतिष्ठा का उपाय किया जाए। जितने भी शिक्षक वर्ग हैं, शिक्षक जो है उनकी प्रतिष्ठा, पद एवं प्रतिष्ठा का उपाय किया जाना चाहिए। ये शिक्षक के लिए क्या किया जाए कि नहीं किया जाए चर्चा करते हैं कि फिर सेकंड ऑप्शन है आनंद की प्राप्ति नहीं है, इस पर ध्यान देना चाहिए, या मानसिक शक्ति का विकास करा जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए, या व्यावहारिक जीवन से विषय का संबंध पर ध्यान दिया जाना चाहिए। देखा जाए नीचे से चलते हैं कि शिक्षक को किस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए कि व्यावहारिक जीवन से विषय पर का संबंध पर ध्यान ये तो देना ही है। शिक्षक को हमेशा, गणित वाले शिक्षक को चाहिए कि हमेशा वो जब भी पढ़ावे और जब भी अपना शिक्षण करावे तब 100% व्यावहारिक जीवन से संबंधित ज्ञान वो दे, उसे संबंधित रखता है तो उसका शिक्षण प्रभावी हो सकता है। तो ये तो आंसर हमारा राइट है। प्रश्न पूछा है
किस पर ध्यान नहीं देना है। सेकंड है मानसिक शक्ति का विकास हो, मानसिक शक्ति का विकास करना ही है, क्योंकि गणित जैसा विषय तो मानसिकता पर ही आधारित है, तार्किक आधारित है, तर्क से आधारित है। तो शिक्षक को, गणित शिक्षक को मानसिक शक्ति का विकास करने पर भी ध्यान तो दिया जाना ही चाहिए। फिर आता है शिक्षक वर्ग की प्रतिष्ठा का उपाय क्या? बिल्कुल शिक्षक वर्ग की जो प्रतिष्ठा है उस पर भी उसको उपाय करने का भी ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन इसमें पूछा है क्या नहीं दिया चाहिए कि आनंद की प्राप्ति पर ध्यान नहीं। अरे आनंद की प्राप्ति पर ध्यान दिया जाना चाहिए, यहां पूछ लिया कि आनंद की प्राप्ति नहीं 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 या होनी चाहिए। आनंद की प्राप्ति होगी तभी तो वो अच्छे से शिक्षण करा पाएगा। यहाँ प्रश्न सीधा सीधा प्रश्न है कि गणित शिक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है, इस पर ध्यान नहीं होनी चाहिए, उसी का ध्यान रखा जाना। तो ऑप्शन नंबर 100 प्रश्न नंबर 141 का आंसर हो गया बी, आनंद की प्राप्ति नहीं का। सेकंड प्रश्न है प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? लेबोरेटरी मेथड जो है वो किस पर आधारित है? यहां पूछा है, ऑप्शन है आपके सामने, ज्ञान से अज्ञान की ओर, अनुभव से सीखने की ओर, करके सीखने की ओर, या इनमें से कोई नहीं। देखो डी ऑप्शन तो है नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई का तो आंसर है। यहां देखते हैं जब भी विद्यार्थी प्रयोगशाला में प्रयोग करके सीखता है, स्वयं अपना तन और मन दोनों ही वहीं लगाता है। तो यह हम देख सकते हैं कि जब भी प्रयोगशाला विधि होती है वहां विद्यार्थी स्वयं कुछ न कुछ करते हैं। तो यहाँ स्वयं करते हैं तो विद्यार्थी खुद करके सीखते हैं। हमारा एनसीएफ 2005 का भी तो मूल उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा करके सीखे, रटन विद्या का खंडन हो और विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा करके सीखे। यहां करके सीखने की बात करता है। तो प्रयोगशाला विधि का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित हो गया? करके सीखने पर आधारित हो गया है। चलिए तो 142 प्रश्न का आंसर सी हुआ। ऐसे ही प्रश्नों को आप घर बैठकर भी किसी भी मॉडल टेस्ट पेपर से किया कीजिएगा। साथियों पता नहीं वो 10 प्रश्न कौन से आपकी झोली में गिरने वाले हैं। ये मेथड के प्रश्न कभी याद नहीं होंगे, ये सब व्यावहारिक प्रश्न हैं जिसको आपको अपने व्यवहार में लेकर करने की जरूरत है। प्रश्न नंबर 143, गणित शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख कार्य। जब भी आप गणित शिक्षण कराते हैं और उसमें अगर आप मूल्यांकन करते हैं उसमें उसका प्रमुख कार्य क्या है कि निदान करें, उपचार करें या शिक्षण में सुधार करें, या फिर पहले उपचार करके प्रगति परक करें फिर शिक्षण में सुधार करें, या फिर निदान करके प्रगति परक बनाकर फिर शिक्षण में सुधार करें, या उपचार करके निदान करके प्रगति परक करें। यहाँ देखो आपको क्रमबद्धता पूछ लिए साथियों कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख कार्य क्या है। क्रमबद्धता, जब कभी भी आपने गणित शिक्षण की प्रश्नावलियां कराई और विद्यार्थी को गणित संबंधी कोई त्रुटि हुई, कोई कमजोरी आई, तो सबसे पहले हम निदान करते हैं। क्या किया जाता है? निदान। उसकी कमजोरी का पता लगा लिया, फिर उसके बाद उसको दूर करने के लिए आप उसको अच्छा समझाने के लिए उसका आप उपचार करेंगे, और फिर उपचार करके फिर आपने जो पढ़ाया, शिक्षण कराया, उस शिक्षण में सुधार करके उसमें विद्यार्थी में होने वाली कमजोरी को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखा जाए कि शिक्षण विधियों के अंतर्गत गणित शिक्षण में मूल्यांकन प्रमुख कार्य क्या है कि पहले निदान किया जाए, फिर उपचार किया जाए और फिर अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उसमें सुधार किया जाए। अगर ये सब चीजें की गई तो 100% विद्यार्थी में गणित के प्रति जो भय बना हुआ है वो भी दूर हो सकता है, और विद्यार्थियों में जो गणित के प्रति जो कमजोरियां हैं उसको भी दूर किया जा सकता है। तो यहाँ क्रमबद्धता से देखें तो पहले निदान होता है, फिर उपचार और फिर शिक्षक द्वारा शिक्षण में सुधार कराया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। आशा करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और बहुत अच्छे ढंग से आप कर रहे होंगे। ऐसे ही प्रश्न आप घर बैठकर मॉडल टेस्ट पेपर लाएं और उससे भी कर आप आगे बढ़ सकते हैं, इन प्रश्नों का जवाब सही ढंग से दे सकते हैं। चलिए 144 प्रश्न है, बालक सोचने विचारने के बाद, बहुत अच्छा प्रश्न उद्देश्य से संबंधित आया है। बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है, वह किस प्रकार के उद्देश्य को प्राप्त करता है, प्राप्ति को बताता है। पहले विद्यार्थी ने क्या किया? सोचा और समझा, और सोचने समझने के बाद उसने निर्णय लिया। इस पूरे प्रश्न में केवल एक ही शब्द जो आपको पकड़ना है वो है निर्णय लेना।
कि बालक ने किसी भी कंटेंट से संबंधित सोचा, समझा, विचार किया, वो विचार करने के बाद उस विद्यार्थी ने, उस छात्र ने, उस छात्रा ने निर्णय ले लिया। तो निर्णय लेना किस उद्देश्य की प्राप्ति को दर्शाता है? ऑप्शन है अभिवृत्ति, प्रशंसा, अभिरुचि या ज्ञानोपयोग। यहां हम देखें ज्ञानोपयोग में साथियों क्या होता है कि विद्यार्थी ने कोई भी काम किया है या कोई भी काम सीखा है, उस सीखे हुए ज्ञान का उपयोग अपने भावी जीवन में, अपने आने वाली परीक्षाओं में या किसी और को अगर वो बताता है तो उसका ज्ञान उपयोग उद्देश्य पूरा होता है। फिर आता है हमारा अभिरुचि। अभिरुचि जो उद्देश्य है वह ये कहता है कि शिक्षक द्वारा जब भी शिक्षण करा देने के बाद अगर विद्यार्थी किन्हीं अन्य पत्र पत्रिकाएं, अन्य पुस्तकों को का अध्ययन करता है तो वह अपना अभिरुचि उद्देश्य को पूरा करता है। प्रशंसा यहाँ का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पूछा है कि विचार करने के बाद, सोचने के बाद अगर निर्णय लेता है तो विद्यार्थी उस कंटेंट के प्रति अपनी अभिवृत्ति को सही कर पा रहा है। तो यहाँ आंसर हो गया हमारा अभिवृत्ति। किस उद्देश्य को प्राप्त कर पाया है? वो हमारा अभिवृत्ति। क्योंकि अभिवृत्ति में विद्यार्थी क्या करेगा? किसी भी टॉपिक से संबंधित उसके इंपॉर्टेंस को समझ सकता है, सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकता है या किसी के प्रति, किसी कंटेंट के प्रति सही निर्णय ले सकता है। ये सब तथ्य हमारे अभिवृत्ति के अंतर्गत आते हैं। तो 144 प्रश्न का आंसर हो गया। किस उद्देश्य को प्राप्त किया विद्यार्थी ने? अभिवृत्ति उद्देश्य को बताया है, उसको प्राप्त करने का प्रयास किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 145वां। आपके विद्यालय में मैं बहुत आपको शुभकामना देता हूं कि बहुत जल्द आप राजकीय विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका बनने वाले हैं। आपके लिए प्रश्न देखिएगा कि आपके विद्यालय का परीक्षा परिणाम संतोषजनक नहीं रहता है तो आप क्या करेंगे? आपके लिए प्रश्न है। अगर किसी टीचर द्वारा अच्छा नहीं पढ़ाया गया और उस विषय में विद्यार्थी फेल हो चुके हैं या कमजोर हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या प्रयास कर सकते हैं? ये प्रश्न आपके लिए एक प्रैक्टिकली प्रश्न आया आपके लिए कि आपके विद्यालय में परीक्षा परिणाम संतोषजनक नहीं रहता है तो उस समय आप क्या करेंगे? योग्य एवं निष्ठावान परिश्रमी अध्यापकों की नियुक्ति की सिफारिश करेंगे। मतलब ये प्रश्न सीधा सीधा एक प्रकार से प्रधानाध्यापक या एचएम के माध्यम से प्रश्न पूछा है कि अगर आप एचएम में या कक्षा में आप विद्यालय में आप प्रधानाध्यापक हैं, उस समय आपका विद्यालय का परीक्षा परिणाम संतोषप्रद नहीं रहता है तो आप क्या सिफारिश करेंगे? कि हम योग्य निष्ठावान परिश्रमी अध्यापक की नियुक्ति कराएंगे। बिल्कुल सही है। कि दूसरा है मस्तिष्क परीक्षा की व्यवस्था कर निदानात्मक कार्य करना तथा उच्चात्मक शिक्षण करना। बिल्कुल, जब भी हम मूल्यांकन करते हैं तो 100% निदानात्मक कार्य करेंगे और उपचारात्मक शिक्षण करने का प्रयास करेंगे। अगर हमने निदानात्मक शिक्षण कराया और उपचारात्मक शिक्षण कराया तो 100% विद्यार्थी में होने वाली कमजोरी को दूर कर सकते हैं और दूर करने के बाद वास्तव में विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम सुखद हो सकता है। संतोषप्रद नहीं होने की जगह सुखद हो सकता है। तो ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा है व्यक्तिनिष्ठ शिक्षण की व्यवस्था कर प्रत्येक छात्र की कठिनाइयों का निवारण करना। बिल्कुल, हर विद्यार्थी के बारे में जानना, कौन सा विद्यार्थी कमजोर है, किस सब्जेक्ट में कमजोर है, किस कारण से कमजोर है, उसकी व्यक्तिनिष्ठ शिक्षण की व्यवस्था करके उस छात्र की कठिनाइयों का निवारण किया तो 100% हमारा परीक्षा का परिणाम सुखद हो सकता है। तो यहाँ पूछा है कि परीक्षा परिणाम सुखद नहीं रहता है तो आप क्या करेंगे? हम उपयुक्त तीनों ही उपायों का प्रयास करेंगे तो 100% आने वाले समय में हमारे विद्यालय का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा सुखद हो सकता है, संतोषप्रद हो सकता है। तो आंसर 145 का डी ऑप्शन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 146, एक अच्छे शिक्षक को आप लोग बहुत जल्द आप अच्छे शिक्षक बनने वाले हैं। आपके लिए प्रश्न है कि एक अच्छे शिक्षक को अपना अध्यापन कार्य, जब भी आप शिक्षक बनेंगे तब आप अपना अध्यापन कार्य कराते समय सफल और प्रभावी बनाने के लिए किस हेतु क्या निर्माण करेंगे? आप जब भी शिक्षक बनेंगे उस समय आप अपने पाठ्यक्रम को पूरा करते समय विद्यार्थियों के साथ शिक्षण कार्य कराएंगे, तब आप क्या कर सकते हैं? क्या ऐसा उपाय करें जिससे आपका शिक्षण प्रभावी हो सकता है? यह ऑप्शन है वार्षिक योजना बनावे, इकाई योजना बनावे, दैनिक पाठ योजना बनाए या उपयुक्त सभी बनाए। आंसर तो आपको सामने दिख गया है कि उपयुक्त सभी, है ना? तो आंसर तो हमारा हो गया है कि वार्षिक योजना भी बनानी है,
इकाई योजना भी बनाई है और दैनिक योजना भी। प्रश्न कभी कभी साथियों ऐसा भी पूछा जाता है कि सबसे पहले शिक्षक द्वारा कौन सी पाठ योजना बनाई जाती है। तो साथियों यहाँ पर जब भी सत्र चालू होता है जुलाई माह में, तो शिक्षक हमेशा अपने विषय के प्रति सबसे पहले वो वार्षिक पाठ योजना बनाता है कि वह साल भर में कितने महीनों में, साल भर में इस किताब को किस तरीके से, किस मेथड से, किस तकनीकी से, किस सहायक सामग्री से उसका उपयोग करके अपने पाठ्यक्रम को पूरा साल भर में करेगा। तो पहली वार्षिक योजना बनती है। सेकंड बनती है यूनिट प्लान, इकाई योजना बनती है कि कितने पाठ को कितने माह में पूरा करना है। 4 पाठ को 3 माह में पूरा करना है या 5 पाठ को 2 महीने में पूरा करना है। तो इकाई योजना बनाई जाती है। पहले वार्षिक योजना बनेगी, फिर इकाई योजना बनती है, फिर बनती है हमारी दैनिक पाठ योजना। हर पाठ के लिए 4 या 5 हम दैनिक पाठ योजना बनाते हैं। ज्यादा जितनी दैनिक पाठ योजना बनेगी विद्यार्थी उतना ज्यादा सीख पाता है। तो हम यहाँ दैनिक पाठ योजना रोजाना बनाते हैं। तो आंसर हमारा हो गया है उपयुक्त तो सभी। यही हमारा सर्वश्रेष्ठ आंसर है कि शिक्षक एक अच्छा अध्यापक है, एक अच्छा शिक्षक है, वो अपना अध्यापन कार्य कराने तू और अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए क्या करेगा कि पहले वार्षिक योजना बनाएगा, फिर इकाई योजना बनाएगा, फिर दैनिक पाठ वाली योजना बनाएगा। आंसर हो गया हमारा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 147वां, गणित में शिक्षण में टेप रिकॉर्डर निम्नलिखित में से किस श्रेणी का उपकरण। बिल्कुल सरल प्रश्न है साथियों। इसका आंसर आपने सबने 100% सही दिया होगा कि टेप रिकॉर्डर केवल और केवल सुनने के काम आता है। तो यह हमारा श्रव्य उपकरण का माध्यम हो गया, श्रव्य उपकरण का स्रोत है कि टेप रिकॉर्डर किसका हो गया, श्रव्य उपकरण का साधन आया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 148वां प्रश्न, गणित शिक्षण में बालकों में निम्नलिखित में से किस क्षमता का अधिक विकास होता है। जब भी आप गणित का शिक्षण करा रहे हैं तब विद्यार्थियों में, बालकों में किस क्षमता का अधिक विकास होता है। जब भी हम गणित पढ़ाते हैं तो विद्यार्थी किस क्षमता को सबसे ज्यादा विकसित करता है। प्रश्न है, उसका आंसर है तर्कशीलता का, व्यावहारिकता का, सामाजिकता का और विचार शक्ति का। देखिए गणित की बात करते हैं, सामाजिकता का विकास होता है, लेकिन गणित की बात करने पर सामाजिकता नहीं। और यहां ऑप्शन आता है व्यावहारिकता, यह भी नहीं होता है। 2 है साथियों अपने यहाँ, विचार शक्ति और तर्कशीलता, है ना, दोनों ऑप्शन है। यहाँ दोनों में से हमको सर्वश्रेष्ठ निकालना। काफी लोग विचार शक्ति को भी रेड करे होंगे, काफी लोग तर्कशीलता को भी रेड करें, लेकिन यहाँ जब भी हम गणित शिक्षण की बात करते हैं तो गणित हमेशा तर्क पर चलती। तो यहाँ गणित शिक्षण कराते समय विद्यार्थी में किस क्षमता का सबसे ज्यादा विकास होगा, तो यहाँ सबसे ज्यादा तर्कशीलता का विकास होता है, क्योंकि पूरी गणित हमारी तर्क पर आधारित होती है। तो 148 प्रश्न का आंसर हो गया तर्कशीलता। चलिए नेक्स्ट, मेरे को उम्मीद है कि आप सबको ये प्रश्नों के आंसर समझ में आ रहे होंगे। वो आशा करता हूं आने वाले मॉडल टेस्ट पेपर में आपने जो परिणाम दिया है उससे भी ज्यादा अधिक सुखद परिणाम आप शायद लाएंगे, ये मेरे को उम्मीद है। चलिए बात करते हैं 149वां प्रश्न, कक्षा में अध्यापक द्वारा, शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए लाभ हानि का प्रकरण पाठ पढ़ाने के बाद वह बालक अपने घर पर किसी वस्तु पर होने वाले लाभ हानि का पता लगा लेता है, तो वह कौन सा उद्देश्य कहलाया। देखो आपके सामने फिर से एक उद्देश्य का प्रश्न आया कि शिक्षक ने पहले कक्षा में लाभ हानि की प्रश्नावली को पढ़ा दिया। वो पढ़ा देने के बाद अगर बच्चा घर जाकर देखता है कि पिताजी कोई वस्तु लाए या आप कोई वस्तु लेकर आए और लाने के बाद उसको कितना मुनाफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, नफा नुकसान लाभ हानि की जानकारी अगर वो प्राप्त कर लेता है, वो समझ लेता है कि पापा ने आपने ये वस्तु इतने में खरीदी और इतने में बेची, आपको लाभ हुआ या हानि, ये सब जानकारी विद्यार्थी बैठा बैठा अपने पिताजी को बता देता है, तो वह किस उद्देश्य को पूरा करता है। यहाँ बात करें, जब भी हमने उद्देश्य पढ़ाए हैं और हम उद्देश्य पढ़ाते हैं, हम कंटेंट लेकर चलते हैं ना, जब भी हम पाठ योजना करते हैं तब हम देखते हैं कि विद्यार्थी किसी चीज को पढ़ लेता है और पढ़ लेने के बाद अपने भावी जीवन में अब दूसरों को अपने परीक्षा के माध्यम, आने वाली परीक्षा के माध्यम से उसका उपयोग कर लेता है, तो वह उद्देश्य हमेशा हमारा ज्ञानोपयोग उद्देश्य कहलाता है कि विद्यार्थी ने पढ़ लेने के बाद कक्षा में
लाभ हानि कंटेंट को पढ़ने के बाद घर जाकर किसी वस्तु के प्रति होने वाले लाभ हानि का पता लगा लिया तो 100% विद्यार्थी ने का ज्ञानोपयोग उद्देश्य पूरा हुआ। तो 149 प्रश्न आंसर हो गया ज्ञानोपयोग। अंतिम एक प्रश्न और है हमारा, यदि छात्र को कोण का ज्ञान कराना है ना, कोण का ज्ञान कराना है, ज्ञान देना है, तो निम्नांकित में से कौन सी सहायक सामग्री अधिक उपयुक्त सिद्ध होगी। अगर विद्यार्थी को कोण का ज्ञान कराना है तो उस ज्ञान को पूरा करने के लिए आप किस सहायक सामग्री का उपयोग करेंगे जिससे हमारी सहायक सामग्री सर्वश्रेष्ठ बने और विद्यार्थी को कोण का ज्ञान हो पावे। तो यहाँ देखते हैं, क्या उस सहायक सामग्री करने के लिए घड़ी का उपयोग करावें या कक्षा की जो भुजाएं हैं, लंबाई चौड़ाई, उसका उपयोग कराकर बतावें कि कक्षा की लंबाई और चौड़ाई क्या, जिससे आपको कोण का ज्ञान हो सकता है, विद्यार्थी को करा सकते हैं। क्या ये करें? क्या छात्र की जो भुजाएं हैं उससे बतावें कोण का ज्ञान, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं तो है नहीं। ऑप्शन हमको ढूंढना है, सही आंसर आपको ढूंढना है कि छात्र की भुजा, क्या छात्र की भुजा से हम सही कोण का ज्ञान करा सकते हैं? नहीं, हमको सहायक सामग्री का उपयोग करना है, किसी विद्यार्थी का उपयोग नहीं करना है। तो छात्र की भुजा का नहीं करा सकते, कक्षा की भुजाओं को भी नहीं करा सकते। यहाँ घड़ी के माध्यम से बता सकते हैं कि घड़ी में अगर यहाँ यू बना है कि ये कांटा और यूं कांटा बना है और बराबर आया है, तो ये कौन सा कोण कहलाया? समकोण कहलाया या कौन सा सरल कोण आया? किस प्रकार का कोण कहलाया? तो हम घड़ी के माध्यम से ही, सहायक सामग्री के माध्यम से हम विद्यार्थियों को कोण का ज्ञान करा सकते हैं। तो अंतिम प्रश्न 150 जिसका सही आंसर हो गया घड़ी। घड़ी सहायक सामग्री के माध्यम से हम जरूर विद्यार्थियों को कोण की जानकारी दे सकते हैं। तो ये थे हमारे साथियों गणित शिक्षण विधियों के सारे प्रश्न जिनका हल हमने यहाँ कर दिया है। आशा करता हूं आप लोगों को सारे प्रश्न समझ में आए होंगे और मैं मां सरस्वती से प्रार्थना करूंगा कि आपको सद्बुद्धि देवे और आप और सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करें। एक बात और कह देता हूं, जब भी आप शिक्षण विधियों के प्रश्न करें या साइकोलॉजी के प्रश्न करें, ये सब प्रश्न ज्यादातर व्यावहारिक प्रश्न होते हैं। ये सब आपकी सोच, सकारात्मक सोच पर डिपेंड करता है। जितनी आप सकारात्मक सोच रखेंगे खुद के प्रति भी, कंटेंट के प्रति भी, उतने ही आप सही प्रश्न कर पाएंगे। चलिए, धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।